नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज मैं थोड़ा कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सब आप लोग देख ही रहे हैं, पता ही है सबको। हालत खराब है, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, सीधे आ रहे हैं। जो इस समय देश के सामने सबसे बड़े जो एक समस्या हम सब लोगों के सामने खड़ी हुई है। मैं इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ जरा जितना, क्योंकि मैं जिस समाज में घूम रहा हूँ, मैं जितने लोगों से मिला हूँ, इर्रिस्पेक्टिव उनका धर्म क्या है, उनकी एज क्या है, वो कहाँ से आ रहे हैं, मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो इस समय चीन के प्रति जिसका गुस्सा चरम पे ना हो। एक्सप्रेशन का हो सकता है ढंग अलग अलग हो, और मैं कोट अनकोट कह रहा हूं, इवन जो मुसलमान भी हैं, मुझे एक भी ऐसा मुसलमान नहीं मिला जो इस समय आक्रोशित ना हो चीन के प्रति। क्योंकि एक नैरेटिव है ना कि अगर आप इस समय कहिए कि भाई ये है तो नहीं आप देशद्रोही हैं। तो एक तो मुझे ऐसा है कि पूरे देश को एक साथ खड़े होना, और खड़ा है देश, ये एक नैरेटिव बना के आपके मुंह में शब्द डालना कि उन्होंने ऐसा कहा तो आप देशद्रोही, इस तरह की बातें ठीक नहीं है। अब मैं इसको आपसे 4 अलग अलग वर्गों में बांट रहा हूं समझने की दृष्टि से। देखिए, एक लेयर है पॉलिटिकल, एक है डिप्लोमेटिक, एक है आर्थिक या इकोनॉमिकल, और लास्ट है रक्षा या मिलिट्री, जिसको भी आप कह सकते। तो इसको 4 वर्गों में बांट के जरा हम इसको एग्जामिन कर लें। सबसे पहले पॉलिटिकल, राजनीतिक। आपने देखा कि अभी जो न्यूज आई, ये कल दिन में मेरे पास न्यूज थी, बोल इसलिए नहीं रहा था क्योंकि कहीं उससे भाई ये ना लगे कि देश में इस समय आप इस समय कह दिए तो इससे मनोबल कम हो गया। पूरी दुनिया के मीडिया ने और सारे लोगों ने ये माना है कि हमारे जो 10 सैनिक, जिसमें 4 अफसर थे, एक लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल के अफसर थे, ये सारे लोग, चीन ने 10 लोग गिरफ्तार कर लिए थे और वो कल छोड़े गए हैं, मतलब थर्सडे को। इसके बारे में बता दूं कि जितनी मेरी सूचना है, वेडनेसडे को अनऑफिशियली जो सैन्य वो थे, उन लोगों ने बताया था, जो डिफेंस के लोग हैं, मतलब जो डिफेंस करस्पॉन्डेंट हैं, कि ये 10 लोग हमारे वहाँ इस समय गिरफ्तार हैं, चीन के पास हैं। उनका ये भी सुझाव था, और ये टू बी फेयर टू एवरीवन, उनका विदेश मंत्रालय का भी ये सुझाव था कि ये हमें दुनिया में बताना चाहिए कि हमारे ये लोग हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उसने कहा कि नहीं, इसको अभी हम बाहर न जाने दें। कल जब मेजर जनरल लेवल पे वो मीटिंग हो गई है, उसके बाद एक सहमति बनी और ये 10 लोग छोड़े गए। मतलब ये छुपाने की क्या जरूरत थी? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप इसको क्यों छुपाना चाह रही थी। हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात को बार बार कहते हैं कि उनका एक अलग से रिश्ता है चीन का, तो जरा ये समझ लीजिए। चुनाव जीत के आया और राष्ट्रपति जी का मुझे टेलीफोन आया, तो उन्होंने टेलीफोन के अंदर इस बात का उल्लेख किया। उन्होंने बराबर अध्ययन करके रखा था कि मोदी चीज क्या है, और उन्होंने मुझे फोन पर मेरे जन्म स्थान का वर्णन किया। उन्होंने कहा, तुम्हें मालूम है? मैंने कहा क्या? बोले, ह्यूएन सांग जो हिंदुस्तान में रहे, तुम्हारे गांव में रहे, और वहां से जब वो वापिस आए तो वे मेरे गांव में आए थे, और कल वो मुझे वहां ले गए और ले जाकर के मुझे ह्यूएन सांग की लिखी हुई जो किताब थी वो दिखाई, और उसमें उन्होंने निकाल के रखा था कि देखो ये तुम्हारे गांव का नाम है, चीनी भाषा में लिखा हुआ था, और ये तुम्हारे गांव का वर्णन है। 2 देशों के मुखिया, इतना आत्मीयता, इतनी निकटता, इतना भाईचारा, ये अपने आप में जो परंपरागत रूप से वैश्विक संबंधों की चर्चा होती है, उससे +1 है। और ये +1 समझने के लिए कईयों को भी समय लगेगा। अब इसको समझने की जरूरत यह है कि आपका चीन से जितना भी अच्छा रिश्ता हो, चीन सन 62 में हमारे पीठ में छुरा घोंपा था, उन्होंने हमें मतलब एक तरह से विश्वासघात किया था, और वो वैसे हैं, उनकी डिप्लोमेसी वैसी है, उनकी आदत वैसी ही है। तो इसलिए ये कह देना कि नहीं चीन से वो था, आप एक बार आपको कोई मतलब ठग सकता है, लेकिन अगर वो आपको बार बार ठग रहा है तो हमें अपने गिरबान में देखने की ज्यादा जरूरत है। मतलब ये कहना कि नहीं मेरे उससे बहुत अच्छे रिलेशन है, मेरे हिसाब से ठीक नीति नहीं होगी। दूसरा क्या है कि इस समय हम लोग कई बार बात कर रहे हैं कि मिलिट्री लीडरशिप है और बात हो रही है। देखिए, फौज का जो आदमी है वो एक एनवायरनमेंट बना सकता है, वो एक हद तक ले जा सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन तो आपका पॉलिटिकल डिसीजन ही होगा, वो ऑन द टेबल होगा पॉलिटिक्स के। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग व्हाई वी आर शाइंग अवे फ्रॉम दैट। अब समय है कि हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप उसको अपने हाथ में कमान ले लें। मतलब जो भी इससे रिलेटेड चीजें हैं वो पॉलिटिकल लेवल पे अब होनी चाहिए।
मैं आपको इसका एक उदाहरण और दे दूं, और वो इसलिए दे दूं क्योंकि जिस तरह से अभी बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो लग गए हैं पीछे कि नहीं नहीं राहुल गांधी ने ये क्यों पूछा, उन्होंने ये क्यों पूछा। मैं फिर से याद दिला दूं कि जब नरसिम्हा राव ने यूनाइटेड नेशन में भारत का पक्ष कश्मीर के इशू पे रखने के लिए तय किया तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। और वो केवल ऐसा नहीं था कि वाक्पटुता थी, वाक्पटुता के अलावा एक मैसेज पूरी दुनिया में देना चाह रहे थे, और वो मैसेज गया भी कि हिंदुस्तान, जब हमारी अस्मिता की बात आती है, जब हमारी इज्जत की बात आती है, तो हम सब, एक पॉलिटिकल मैसेज था, हम सब एक हैं। और इस समय का आप कुछ भी उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पे हुआ था पाकिस्तान को कि इनके इतने बड़े विरोधी अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान की बात विश्व पटल पे रख रहे थे। तो इस तरह की स्टेट्समैनशिप, क्या, अगर मान लीजिए राहुल गांधी आपसे कुछ पूछ भी रहे हैं या कोई विरोधी दल का पूछ रहा है, तो आप उसके ऊपर टूट क्यों पड़ रहे हैं सारे लोग, उसको ये प्रूव करने के लिए वो कितने गलत हैं आप सब लोग क्यों लग रहे हैं, इसका मुझे कोई बहुत माने नहीं समझ में आ रहा है। ये मैं इस रेफरेंस में भी बता दूं कि एक नया चल रहा है कि 2008 में चीन में कांग्रेस का दल गया था और सोनिया गांधी और राहुल गांधी गए थे, और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी, उसके साथ एक साइन किया था ट्रीटी। ये वहां होता आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी पिछले वर्ष भाजपा का भी 11 मंडलीय दल चीन गया था, और इन्होंने भी उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बैठकें की, बातचीत किए, और ये इसका नेतृत्व अरुण सिंह जी कर रहे थे, इनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं भाजपा के। तो ये कहना कि उस समय गया था, ये थोड़ा आप किसी को ब्रांड करके क्या मिल रहा है, इस समय इलेक्शन तो है नहीं। अब बात हम लोग थोड़ी देर कर लें डिप्लोमेसी की। डिप्लोमेसी कूटनीतिक लेवल पे प्राइमरली जिसको ड्राइव करेगा हमारा विदेश मंत्रालय। मेरे हिसाब से इस समय आपके जितने जो एम्बेसडर्स हैं, दुनिया के जो मेन प्रभावशाली देश हैं, उनको फुल थ्रॉटल हिंदुस्तान की बात करके अपने प्रेस में वहां करके उनको एक्टिव हो जाना चाहिए। जो समहाउ हम लोग डिप्लोमेटिकली हम इसको कंसीड करें या ना करें, क्योंकि ये भी ना मान लिया जाए कि ये देखिए ये बात कर रहे हैं, समहाउ इस वाले उसमें चीन हमसे कहीं आगे निकल जा रहा है। तो डिप्लोमेटिकली हमें, हमारे हिसाब से इसको एक स्टेप आगे रहना, हमें प्रोएक्टिव ज्यादा होना होगा। आपको याद दिलाने के लिए सिर्फ बता दूं, जब 1971 में पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान की समस्याएं चल रही थी, बांग्लादेश वॉर के पहले 27 सितंबर 1971 से लेके 12 नवंबर 1971, इस 45-47 दिन में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर जाके, और जिस तरह से बांग्लादेश बनाया गया था और हमारी फौजें गई थी, उससे पहले 8 देशों का दौरा किया था। एक एटमॉस्फेयर बनाया था देश में, क्योंकि वो कूटनीति की बात थी। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सोवियत यूनियन, लेबनान, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, जर्मनी, जितने प्रभावशाली देश उस समय के थे, उन सबके पास गई थी अपनी बात कहने। निक्सन ने उनको इल ट्रीट किया था। मैं इंदिरा गांधी की जो इमरजेंसी है उसके हम सब लोग सार्वजनिक रूप से, सामूहिक रूप से उसको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जहां तक डिप्लोमेसी की बात आती है तो वो वन अप थी, और उन्होंने देश की बात इन सारे विश्व पटल पे रखी थी, और हमें उस समय उसका फायदा भी हुआ था। क्योंकि जब एक स्टेज ऐसी आई कि यूएस हमारे अगेंस्ट खड़ा हो रहा था, तो बाकी राष्ट्र हमारे अगेंस्ट नहीं खड़े हुए। तो जैसे सोवियत यूनियन तो हमारे साथ खड़ा हो गया था कि अगर यूएस भेजेगा तो हम भी भेजेंगे, बाकी राष्ट्र भी कहीं ना कहीं हमारे साथ, उनकी सहानुभूति थी। मेरे हिसाब से ये इट इज टाइम, आपको अपने रिलेशंस को फिर से समय आ गया है कि यू मस्ट रीथिंक ओवर इट। रीथिंक ओवर इट जब हम कह रहे हैं, तो हमारे 3 ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारा खान पान, सामाजिक, आर्थिक बहुत सी चीजें कॉमन है, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, यहां से तो हमारे बॉर्डर मिलते हैं, बिना उसके आना जाना लोग पहले करते थे। अब तो वीसा की जरूरत है 2 देशों के साथ, नेपाल के साथ तो अभी भी नहीं है। क्यों नहीं वी कैन रीथिंक ऑफ आवर रिलेशनशिप विद दीज 3 कंट्रीज। सोचिए, फर्ज करिए कि अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल हमारे पीछे खड़ा होता, तो क्या चाइना की इतनी हिम्मत होती कि वो ये सब काम करे? आज चाइना ये सारे काम इसलिए कर रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं
अपना बेस बना रहा है, उसको अपनी दोस्ती पे भरोसा है, वो कह रहा है कि अगर कुछ हुआ, उसके स्टेटमेंट हैं कि अगर पाकिस्तान या नेपाल में कुछ हुआ तो वो उनके साथ वो करेगा, इस तरह की बातें कर रहा है। अब तीसरी बात कर लें जरा आर्थिक पक्ष की। आर्थिक पक्ष की बात ये कर लें कि देखिए ये रिटोरिक नहीं है, ये इलेक्शन नहीं है। अठावले जी हैं, रामदास अठावले हैं, उन्होंने कल एक बयान दे दिया, मतलब बाकी लोग तो कह रहे हैं ना चाइना, उन्होंने कहा कि नहीं ये चीनी जो खाने पीने का सामान है इसको भी बंद कर दो। आप खुद बताइए, कहने को चाइनीज बोला जाता है, मेनलैंड चाइना जैसे है, उसका नाम रेस्टोरेंट का चाइनीज, वो हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट है। तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई ठीक बात है, क्योंकि मैं अभी लॉकडाउन की बात बता दूं, हम लोग एक किचन चला रहे थे ओजरिया, मतलब लखनऊ में, और वहां पे मूल रूप से वो जो किचन थे, वो जो मोमोज और चाउमीन और इन सब के जो ठेले लगाते हैं वो थे। लॉकडाउन में वो ठेले बंद हो गए थे उनके, तो उनको हमने सपोर्ट किया था। आप क्यों इसके पीछे लगे? आपको मतलब इससे मोमोज क्या चाइना का हो गया, चाउमीन क्या चाइना का हो गया? अरे भाई आप इसको मतलब इनके पीछे करने का ये बिल्कुल बेतुकी बात मुझे अठावले जी की लग रही है। दूसरी बात, आज जो इकोनॉमी इसको बैन करने की बात कर रहे हैं कि चाइनीज वो बैन करिए, दो तीन ग्राउंड रियलिटी समझ लीजिए। चाइना की इकोनॉमी आज 13.6 ट्रिलियन है, हमारी 2.7 ट्रिलियन है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि हम दोनों लोगों की एक दूसरे के ऊपर कहीं डिपेंडेंस है। अच्छा, अब क्या है, यूएस के बाद हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चाइना है। मैं कुछ आपको जल्दी से फिगर बता दे रहा हूं। इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट होता है उसका 5% चीन को जाता है, जो करीब 1,79,000 करोड़ है, और हमारा करीब 14% जो टोटल इंपोर्ट है उसका 14% हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, वो करीब 5,50,000 करोड़ है। मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये यहां पे कह देना कि नहीं इसको कर दो, आपको ये मतलब ग्राउंड रियलिटी थोड़ा समझ लीजिए। जो ड्रग है, जो दवा है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसमें एपीआई बोला जाता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। जो हमारी टोटल दवा बनती है उसका जो एपीआई है वो करीब 68% हमारे टोटल का चाइना से इंपोर्ट हम करते हैं। मतलब ये फिगर्स मैं इसलिए बोल रहा हूं और आपको के साथ शेयर कर रहा हूं कि प्लीज समझने की कोशिश करिए। दुनिया में जब आज सीमलेस हो रहा है, दुनिया आज जब एक मार्केट के रूप में हो रही है, तो ये बात करना कि नहीं आप अपना चीनी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, कर दीजिए, मेरे हिसाब से ये कोई बहुत वो नहीं है। बिल्कुल आत्मनिर्भर होना चाहिए, हम अपने प्रोडक्ट को बेटर डेवलप करें। हम आज ऐसा कर दें कि हम चीन से बेहतर हो जाएं। स्वदेशी के जो सबसे बड़े पक्षधर हैं बाबा रामदेव, 2 दिन पहले जाके उनके बालकृष्ण जी ने अभी चाइना की कंपनी के साथ एमओयू किया है, वो उनके साथ हाथ से हाथ मिला रहे हैं। हमसे आपसे कहा जा रहा है कि चाइना के प्रोडक्ट को, तो ये मेरे हिसाब से ये इस समय इशू ही नहीं होना चाहिए। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, मिलिट्री में भी मैं 1 मिनट में बस आप एक चीज देख लीजिए कि एक जी न्यूज के हमारे एडिटर हैं, उनकी जरा बात सुन लीजिए। चीन में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू थी, जिसकी वजह से चीन के ज्यादातर सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। ऐसे में मुमकिन है कि युद्ध की स्थिति में चीन के सैनिक देश से पहले अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, और ये वो इकलौती संतान हैं जिन्हें उनके माँ बाप ने बड़े नाजों से पाला है। ये सख्ती के आदी नहीं है, ये मुश्किल जीवन के आदी नहीं है, इसलिए ये लोग जब सेना में आते हैं तो बहुत कमजोर साबित होते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि चीन की आर्मी इसलिए कमजोर है क्योंकि उनके एक बच्चा होता है, तो जहां एक बच्चा होता है वो बहुत अटैच होता है। तो भाई मैं तो 6 भाई बहन थे, तो इसका मतलब हम लोगों का कोई अटैचमेंट नहीं था। देश के लिए हम लोग सबसे ज्यादा, मतलब हम लोग एक तरह से कोई दिक्कत नहीं है अगर देश के लिए मार दिए जाएं। किस तरह की लॉजिक कर रहे हैं, कैसी बातें बेवकूफी की कर रहे हैं चौधरी साहब। एक और बात जो इंपॉर्टेंट आई है, एक प्रवीण साहनी जी हैं। प्रवीण साहनी एक्स इंडियन आर्मी हैं और उन्होंने बेहतरीन किताब लिखी है करगिल पे, चाइना पे, और वो किताबें आप अगर देखिए तो मतलब बढ़िया चीजें लिखते हैं। उन्होंने कल एक ट्वीट किया है और उन्होंने वो ट्वीट करके बिल्कुल साफ साफ कहा है कि जो हिंदुस्तानी आर्मी वहां गई वो अनआर्म्ड थी, और अनआर्म्ड जाने का उनको निर्देश, उनको हुक्म सीडीएस जनरल रावत ने दिया था। उन्होंने नाम से वो ट्वीट किया है जो आप देख ही रहे हैं, और अनआर्म्ड जाने का रिजल्ट सबने देख लिया। ये क्वेश्चन राहुल गांधी ने उठाया कि भाई वो अनआर्म्ड क्यों गए थे, उस पर कल देश के विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने कहा वो अनआर्म्ड नहीं गए थे, उनके हथियार उनके साथ थे। हालांकि अगर इसका आंसर मेरे हिसाब से रक्षा मंत्री के यहां से आता तो बेहतर था, लेकिन जो भी है जयशंकर जी ने उसका जवाब दिया। लेकिन उसी के साथ आप
एक वीडियो क्लिप और देख लीजिए, जो एक सुरेंद्र सिंह, जो हमारे एक सैनिक हैं जिनके सिर पे रॉड से चोट लगी, 10-12 टांके लगे हैं, उन्होंने अपने घर फोन करके जो बात कही है वो आप सुन लीजिए। कल 11-12 बजे की बात है, फोन आया मेरे पास अचानक ही। मुझे तक फोन आया, मैं तो कैसे है, जब ठीक हूँ, मैं कहाँ है, क्योंकि मैं तो वहाँ हूँ हॉस्पिटल में दाखिल हूँ, मैं कहाँ ले के आस पास हूँ कहीं दाखिल। फिर ठीक है, मैं ठीक ठाक हूँ, चोट आई घनी, बस ठीक हो, तो इलाज चल रहा है वहाँ। जो घड़ा ही हुआ तो हम 300-400 आदमी थे, वो 2000-2500 का, वो ज़्यादा घेरा में आ गया। हम अचानक आया, पता नहीं था, उनके पास तो रॉड थी, डंडे, पत्थर चलाया उनने, और हमारे पास कुछ था, खाली थे। जब भी खूब इन्हें हाथापाई करी, झगड़ा हुआ, फिर बच के आया, कैसे भगवान बचा दिया। सिर पे टाँका आया, 10-12 टाँका सिर पे आया, हाथ पाँव में लगी जगह जगह। और माला को पता, तो हम तो यहाँ बैठे हैं, वो फोन पूरी बार बताता नहीं, फोन पे जो है हमने बता दिया। ऐसी बात हुई भाई, जैसे 2-3 जने इकट्ठे झपट पड़े, तो 2 जने को तो मतलब ये बोल रहे हैं भी मैंने भाई जैसे घायल किया, मारा, जैसे भी हुआ, वहाँ का माहौल था। बाकी अगर उनके पास ये हमारे गुरु की जो होती है दाद दी हुई हमको, श्री साहब अगर नहीं होता तो यही बोल रहे थे भी हाल फिलहाल वो भाई मेरे को मार ही देते। हाँ जी। कितने लोगों पर उन्होंने काबू पाया उस समय? 3-4 लोग बता रहे हैं भैया। हाँ जी। इन लोगों के पास कोई हथियार नहीं था उस समय? ये नेपथे थे जमा, मतलब इनके पास कुछ नहीं था। ये तो ये मतलब था भी बातचीत का माहौल था, भी बातचीत से भी मसला कम मतलब कर देंगे, पर वो हथियार के साथ आए थे जो चीज। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि हम लोग अनआर्म्ड थे। और दूसरी तरफ प्रवीण साहनी का ट्वीट देख लीजिए, वो भी साफ साफ कह रहे हैं कि ये सीडीएस के कहने से अनआर्म्ड गए थे। 2 चीजें इससे निकल के आ रही हैं। 2 चीजें ये कि जो हमारे सीडीएस जनरल रावत हैं, उनका ऑपरेशनल उसमें उनकी अथॉरिटी नहीं है। हमारे सीडीएस को आर्मी के ऑपरेशनल मामलों में नहीं है, तो वो क्यों इस तरह के ऑर्डर दे रहे थे, जैसा प्रवीण साहनी जी क्लेम कर रहे हैं। दूसरा इशू और जो एग्जामिन करने वाला है कि कैसे हमारे जो कहा जा रहा है बार बार कि 43 लोगों को मारा, 43 लोगों को मारा, तो वो 43 लोगों को अगर मारा तो इसका मतलब हमारे पास भी आर्म या वेपन था जो यूज हुआ है, क्योंकि अदरवाइज आप मार नहीं सकते हैं। ये 43 लोगों को मारने की कहानी कहीं भी ऑफिशियल सोर्स से नहीं आई है, न चाइना से न इंडिया के ऑफिशियल सोर्स से। सूत्रों के हवाले से करके हमें किसको एड्रेस कर रहे हैं, और बार बार ये कहा जा रहा है कि नहीं हमने 20 के मुकाबले 43 मान ले। ये कोई फुटबॉल मैच हो रहा है? हमारा एक सैनिक भी मरता है, उनके 1000 सैनिक भी मर रहे हैं, उससे हमें हमारा सैनिक क्यों मरा है? जवाब तो हमें अपने एक सैनिक का चाहिए ना। क्योंकि एक जनरल पनांग की भी एक कल आई है। जनरल पनांग जो कोर कमांडर रहे हैं, जो नॉर्थ, उसको मतलब ठीक से हैंडल किए। उनका साफ इशू हुआ है कि जो 96 के प्रोटोकॉल की बात बार बार कही जा रही है कि उस प्रोटोकॉल के तहत हम लोग हथियार नहीं उठाए। प्रोटोकॉल उनका कहना है मैनेजमेंट ऑफ बाउंड्रीज के लिए था, इसके लिए नहीं था। अगर आपने ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल किया, अगर आपने किसी को वेपन का इस्तेमाल किया है, तो वेपन के इस्तेमाल के बाद ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल चाइना से हुआ था, और उनके अनुसार हमें बिल्कुल ठीक से अपनी जो फायर शक्ति थी या अपने वेपन थे उसका इस्तेमाल करना चाहिए था। वो ऑर्डर क्यों रोक के रखा गया, इसका प्रश्न वो भी पूछ रहे हैं। मेरे कुछ आर्मी वालों से और से बात हुई, उन्होंने कहा कि वी वर विद इन आवर राइट्स, कि अगर आपने वेपन का इस्तेमाल किया, हमारे सीओ को और हमारे कर्नल को मारा है, तो हम आर्टिलरी फायर तक के लिए थे, मतलब तोप को भी हम चलाना चाहिए था। ऐसा कुछ हमारे एक्स आर्मी लोगों का मानना है। लास्ट में मैं अपनी बात खत्म करते समय 2-3 जल्दी से बात कर लूं। एक चीज देखिए, यह है कि इंटरनेशनली टेंशन को कम करना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपको यह समझना चाहिए कि आज आपका कौन दोस्त है कौन दोस्त नहीं है। ट्रंप ने साफ साफ ये कहा है कि भाई उनको अपना इलेक्शन जीतने के लिए चाइना की मदद चाहिए। तो आप समझ लीजिए, मतलब इलेक्शन का टाइम है ट्रंप के लिए, तो ट्रंप के लिए तो इलेक्शन सबसे बड़ी चीज है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि कल एक अच्छा काम किया है
ये चंपत राय जी हैं, राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है उसके सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कहा है कि भाई 2 जुलाई को हम ये राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास और ये सब होना था वो हम पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि देश के हालात इस समय ऐसे नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा है भारत चीन विवाद के चलते, सीमा विवाद के चलते हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। मेरा आग्रह बीजेपी के नेताओं से, शीर्ष नेतृत्व से भी है कि ये जो आत्मनिर्भर रैली आप कर रहे हैं, जो आपने कहा है कि परसों से फिर शुरू करेंगे, 15 या 16 आप कर चुके हैं वर्चुअल रैली और हर बूथ स्तर तक कर रहे हैं, कृपया इसको जब तक ये विवाद सुलझ नहीं जाता तो 1-1.5 महीना अगर पोस्टपोन कर देंगे तो देश का भला होगा। क्योंकि देखिए, जब आपकी मजबूरी है, जब आप बूथ तक जा रहे हैं और आप अपने काडर को बात कर रहे हैं, तो आपको उस काडर को बात करते समय विरोधियों को कुछ ना कुछ गाली तो देनी ही है। आप अगर उनको नहीं कहेंगे तो वो आपके साथ कैसे करेंगे, बट नेचुरल है। तो अभी आप इस वैमनस्यता को बढ़ाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आप जब बोलेंगे तो आप कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे दूसरा रिटेलिएट करे या खराब हो उससे। मेरे हिसाब से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इस समय कम से कम, जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता है, मेरे हिसाब से तो अभी कोरोना तक नहीं होना चाहिए, लेकिन तब तक तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन अभी कम से कम इंडिया चाइना बॉर्डर का जब तक मामला वो है, इन रैलीज को पोस्टपोन करके रखना चाहिए। लास्ट में एक मुफ्त की राय मैं और दे दे रहा हूं, क्योंकि मान लीजिए इलेक्शन का टाइम है, आपको जरूरी है, आपके लिए वोट भी जरूरी है। जब पुलवामा हुआ था, आप सबको अगर याद हो, तो हमारे जितने शहीद थे उन सारे जवानों की कॉफिन्स मंगवाए गए थे दिल्ली। वहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक एक करके उसकी परिक्रमा की थी। फिर सारे कॉफिन्स जब गए थे अपने अंतिम संस्कार के लिए अपने घर, तो हर एक मंत्री की ड्यूटी लगाई गई थी कि आप करें। इस बार भी जब ये सारे आए हैं तो कोई मंत्री तो नहीं गया है कहीं पे। बीजेपी का इससे वोट का भी फायदा होगा, देश को भी अच्छा लगेगा कि अगर आप अपने मंत्रियों की एक बार फिर ड्यूटी लगा दें। अब एक बात दूसरी है कि अभी जनरल इलेक्शन नहीं है, तो मतलब आपको 4 साल वेट करना पड़ेगा इस गुडविल को इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन अगर आप अपने मंत्रियों को इस अंतिम संस्कार में शामिल कराएंगे तो कहीं ना कहीं उस देश को भी लगेगा कि वो सारे लोग एक साथ खड़े हैं और आपका भी वोट का जरूर फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद।